गुड मॉर्निंग मम्मा। माँ गुड मॉर्निंग, उठ जाइए, मैंने चाय रख दी है। भैया को चाय देके आती हूँ। हाँ अरे भैया आप अभी तक सो रहे हैं? ये लीजिए आपकी चाय, 6:30 बज गया है, आज मीटिंग है, लेट हो जाएंगे। जल्दी उठ रहा उठिए उठिए उठिए। मैं उठ रहा हूँ बाबा। अरे प्याली क्या कर रही है? मत करना, मैं कर लूंगा ये सब यार। अरे आप वो सब छोड़िए, गीजर मैंने ऑन कर दिया, नहा लीजिए और जल्दी से नाश्ते के टेबल पे आ जाइए, जल्दी। चलो मम्मा, चलो भैया, मैं निकल रही हूँ, बहुत लेट हो चुकी हूँ। बाय 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 बाय। पूरे घर के लिए खाना बनाती है, 5 मिनट लगता है खाने में, खा के निकला कर। खा। अच्छा ठीक है, मैं ना ले लेती हूँ, रास्ते में खा लूंगी। मैडम। हाँ जी। तुमको नहीं लग रहा कुछ भूल गई होगी? तू और द वेरी बेस्ट, मुझे पता है आप बहुत अच्छे से अपना काम करोगे। चल जा। बाय बाय। तरुण सर, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं और मेरी टीम आपको बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बना के देंगे। इनफैक्ट मेरे पास एक प्रपोजल भी तैयार है। ऋषभ, ये प्रोजेक्ट प्याली हेड करेंगे। पर सर ऋषभ सर सीनियर है। अंजलि, सीनियर जूनियर से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है तो परफॉर्मेंस से पड़ता है, और तुम दोनों ने ना अभी तक कुछ भी नहीं किया। वहीं उसी जगह प्याली ने मुझे 3 दिन पहले ही मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का ऑप्शन भेज दिया, एंड यू नो व्हाट, आई रियली लाइक्ड इट। सर मेरे पास भी रेडी है, इनफैक्ट हम लोग नीश क्लास को टारगेट भी करने वाले। प्याली, हर हाई एंड क्लोथिंग ब्रांड नीश क्लास को ही टारगेट करता है और वो सही भी है, बट वी आर गोइंग टू मार्केट आवर प्रोडक्ट एज लग्जरी फॉर एवरीवन। हम मार्केटिंग के लिए इंटरनेशनल मॉडल्स को यूज करेंगे, लग्जरी ब्रांड विच इज अफोर्डेबल फॉर मिडिल क्लास एज वेल एज लोअर मिडिल क्लास पीपल। पर सर तब तो कंपनी को मेजर लॉस होगा। नहीं अंजलि, नहीं होगा लॉस, इसमें प्रोजेक्शन है, वी आर टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम हियर। पर प्रोडक्ट प्रॉफिट मार्जिन शायद से थोड़ा सा कम हो सकता है, बट वॉल्यूम में जब सेल होगा तो ओवरऑल प्रॉफिट बहुत ज्यादा होगा। सी, कोई नुकसान नहीं, लेट्स डू इट गाइस। राजन, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि घर के बाहर मत मिला करो, किसी ने अगर देख लिया तो। अरे कोई नहीं देखता हमको, क्यों टेंशन ले रही है? सुनो ना, मेरे पास एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज़ है, बता। तो देखो, सब अगर मेरी प्लानिंग के मुताबिक रिजल्ट आया तो इंटरनेशनल लॉन्च के लिए मुझे शिकागो जाना पड़ेगा फॉर 6 मंथ्स। 6 महीने? यस। हाँ तो सही है ना, फिर मैं कोई और ढूंढ लूंगा। ऐसे एक आइडिया है मेरे पास, शादी कर ले मुझसे, फिर हो सकता है शायद हम साथ में शिकागो जाएं। मिस्टर राजन आपटे, डिड यू जस्ट प्रपोज टू? वेल, मे ये क्या करे हमारे पीठ पीछे? हाँ, शर्म नहीं आई तुझे खानदान का नाम ऐसे मिट्टी में मिलाते हुए? तुझे शर्म नहीं आती है बिना बड़ों के आशीर्वाद के सब करते हुए? हाँ चल आशीर्वाद ले, आशीर्वाद ले। अरे डरो मत, हम दोनों को तुम दोनों के बारे में पहले से ही पता था, हमने तो तुम्हारे पिताजी से बात भी कर ली है। अगले महीने की 12 तारीख कैसे रहेगी शादी के लिए? हाँ शादी है। अरे चल जल्दी जल्दी हाथ चला। अरे ऐसे रखा अभी तक, ठीक से पूरा खोल दे जल्दी से पूरा। हाँ अरे भैया नमस्ते। नमस्ते भाभी, कैसे हो? और कृतिका कैसी चल रही है तैयारी? सब बढ़िया चल रही भैया। चलिए अंदर चलिए। और तू कैसा है हर्ष? वो कितना साइज पे है ना, उतना ही साइज ले, थोड़ा ऊपर ले, से ऊपर ले। जान ऊपर जान दे। कौन है? एकदम चाचा चाची। कैसी हो बेटा? जीती रहे बेटे, जीते रहो बेटा। हाय हाय। अरे वाह, बहुत खर्चा कर लिया दीदी तुमने। और नहीं तो क्या, एक लौती बेटी है हमारी, इसके लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? लेकिन है तो चाचा जी
पूरा घर अकेले प्याली संभालती है, इसके बिना हमारा एक भी दिन नहीं कटता, ना तो हमारा ही बनता है। नीरज, हाँ है तो सही। विनोद, रिंकी रिंकी, ये सब न लेगा। प्याली क्या है, इतनी क्या जल्दी थी? शादी की डेट इतनी जल्दी के रख ली कि हमारा गोवा की बैचलर्स पार्टी तो रह गई ना। मैं तो शादी के बाद भी जा सकते हैं ना। शादी कर रही हूँ, मर नहीं रही हूँ। शादी के बाद ना पराई माल हो जाओगी तुम। शादी से पहले जाते तो लड़के तोड़ते ना। कुछ भी, कितने लोग हैं यहाँ? डर गई मैं। यहाँ क्या? अरे पिंटू पिंटू। जी भैया जी। मार्केट जा, रजत हलवाई के यहाँ से 5 किलो मोतीचूर के लड्डू लेना। कहीं और से मत लेना, रजत हलवाई के यहाँ से ही लेना। जी भैया। हाँ 22 साल की लड़की है। आज उसकी शादी होने वाली है। फैमिली में उसकी माँ कृतिका भाईगा और भाई धीरज भाईगा है। आइए सर। कोई लीड मिली? नहीं। एक मिनट। कौन है आप लोग, कहाँ जा रहे? सर ये लोग रिलेटिव्स हैं, शादी के लिए आए थे। अभी कोई भी घर से बाहर नहीं जा सकता, यहीं रही। हाँ आइए सर। और बॉडी को पोस्टमार्टम मिले हुए। क्यों? मेरी प्याली किधर नहीं जाएगी? उसकी शादी है ना, अभी उठ जाएगी वो प्याली। जा। प्याली उठ जा बेटा, शादी है ना। माँ चलो, बहुत सारा काम बचा है, पूरा करते हैं। हाँ शादी ब्याह का घर है, इतना सब कुछ हो गया और किसी को कुछ पता ही नहीं। कहाँ थे आप लोग? सब थके हुए थे, थकार के सब सो गए थे। सर हम लोग तो यही हॉल में सो रहे थे। मेन डोर चेक किया, कोई टेम्परिंग या फोर्स्ड एंट्री के निशान नहीं। मेन डोर लॉक था? हाँ सर, मैंने खुद लॉक किया था। मेन डोर लॉक था, हॉल में ये लोग सो रहे थे, जाहिर सी बात है यहाँ से तो आया नहीं होगा। ये दरवाजा किस तरफ निकलता है? बाहर की तरफ निकलता है, टेरेस पे भी जाता है। मतलब किलर यहाँ से आया हो सकता है। ये ज्वेलरी कितने की थी? उसने अपनी शादी के लिए खरीदी थी, 15 लाख की थी। आपको किसी पे कोई शक? पता नहीं सर, मेरी शादी तो बहुत अच्छी थी, सीधी शादी थी।
प्याली उठो, प्याली प्याली उठो ना। अजय, भैया भैया, ये सब क्या हो गया भैया? सर, शादी ब्याह का घर था, सारी तैयारियां हो गई थी। ये क्या, कैसे सर? आपकी होने वाली बहू की जान चली गई और आपको तैयारियों की पड़ी हुई? सर, मेरा वो मतलब नहीं था सर। मेन रोड पे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, मगर मेन गेट पे एक सीसीटीवी कैमरा था, जिसे कल रात को डेकोरेशन के वक्त निकाला गया था। मैंने तो बोला था विनोद को लगाने के लिए। उसने लगाया क्यों नहीं? कौन विनोद? सर अभी तक विनोद आया नहीं। वैसे टाइम तो हो गया, अभी तक आ जाना चाहिए था। मैडम तो रात में चले गए थे, अभी आए हैं। चाहे तो हमारी बीवी को फोन ला के पूछ लीजिए, रात भर से हम घर पे ही थे। सर शादी वाला घर, चोरी का मामला लगता है। 15 लाख की ज्वेलरी और कल सबके सामने खोली गई थी। लगता है ससुराल वालों ने दहेज मांगा होगा। अरे नहीं नहीं चाचा जी, राजन दहेज मांगने वालों में से नहीं है। याली मैडम, आपका ऑर्डर किया हुआ केक। थैंक यू। श्वेता, शादी वाले घर में केक क्यों? मिठाई मंगवाओ। आज धीरज भैया का बर्थडे है, भूल गए ना आप सब? अरे हाँ, धीरज का बर्थडे। अरे वाह 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 वाह, हैप्पी बर्थडे भैया। थैंक यू थैंक यू। कितना हो भैया? 490 रुपए। मैडम आपकी शादी है? QR कोड? ये केक वाले को भी ट्रैक करो और प्याली की प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में जितने भी लोग हैं सबसे बात करो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। गले पर क्लीन कट है, शायद किसी प्रोफेशनल का काम हो सकता है। सर मैंने धीरज से ज्वेलरी की फोटोज भी मंगवाई है, उस पर भी अलर्ट जारी करवा देते। सर हाँ 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 जी। अरे वो कल लेट हो गया था तो सर प्याली का कल रात मर्डर हो गया। हाँ सर, मैं अभी उसके घर जा रही हूँ, आप चलोगे साथ? नहीं नहीं, तुम जाओ, मैं काम खत्म करके आता हूँ ना। तरुण, तुम टेंशन में क्यों बोला? मेरी ना रश्मि से बात नहीं हो पा रही है, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। प्लीज चल के देखे उसे। शादी कर रही हो तुम? क्या? हाँ, इसलिए तो छुट्टी के लिए अप्लाई किया था मैंने। हाँ, 3 दिन की छुट्टी के लिए अप्लाई किया था, लेकिन मुझे कैसे समझेगा? हाँ, और तुमने कहा था घर पर शादी की बातचीत चल रही है, शादी कर रही है, ये कौन बताएगा? तरुण वो सब छोड़ो, मेरे 3 घंटे पहले रश्मि से बात हुई है, वो कह रही थी कि वो घर छोड़ रही है। मैंने कहा उसे कि मेरे घर पे आ जाओ, तब से उसका फोन स्विच ऑफ है। प्लीज चल के देखिए वो कहाँ है। दिमाग खराब है तुम्हारा? मैं तब से कह रही हूँ कि तुम्हारी बहन रश्मि किसी प्रॉब्लम में हो सकती है, और तुम अपने फीलिंग्स को लेके बैठी हो। हाउ सेल्फिश आर यू? तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे शादी करूंगी? इस लायक हो तुम? किसका मैसेज है? रश्मि का। क्या बोल रही? मैं ठीक हूँ, आज रात नहीं निकल सकती, सुबह बात करती हूँ। डोंट कॉल बैक, और तुम घर पे ही रहना, मुझे लेने मत आना। देखो तो रश्मि ठीक ठीक ठीक, देखो तो रश्मि भी ठीक है। हाँ, तुम लोग कहीं बैठकर बात करते हैं, गुस्सा तो नहीं होना तुम? देखो, इससे पहले कि हमारी दोस्ती पूरी तरह से खत्म हो जाए, प्लीज यहाँ से चले जाओ। सर आपका गैंगटॉक का टिकट। भाई वो मैंने आपको क्रियाक्रम के सामान की लिस्ट भेजी है, प्लीज वो टाइम पे डिलीवर करा देना। परसों क्रियाक्रम।
ठीक हो जाएगा। हाँ बस मैं पहुंच रही हूँ ऑफिस। मैंने वो वाली फाइल भी रख रही है, प्रेजेंटेशन भी एकदम रेडी है, बस आई एम जस्ट रीचिंग। चलो ठीक है, ओके बाय। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या है ये सब? मैं हूँ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। और भैया आप बताना चाहेंगे क्या है ये सब? तुम दोनों आपस में बातें करो, मुझे वॉशरूम आया, मैं आता हूं। अरे ओ डरपोक जाकर भाग गए। अब बताएगी क्या चल रहा है ये सब? सुन अंजलि, मैं ना तुझे कॉलेज टाइम से जानती हूँ, ओके? मुझे पता है तू कितनी अच्छी लड़की है और एकदम वाइफ मटेरियल है, ओके? और धीरज भैया का क्या है ना, उन्होंने खुद का कंस्ट्रक्शन बिजनेस स्टार्ट किया है। बस एक गवर्नमेंट टेंडर पास हो जाए फिर तो बस लाइफ सेट है। और दिल के तो बहुत ही अच्छे इंसान है कसम से। तो क्या तू उन्हें डेट करना चाहेगी? क्या तू मुझे अपने भाई के लिए प्रपोज कर रही हो? तो हाँ बोल दो। हाँ, ड्रामे करने की क्या जरूरत है? मुझे भी पता है कॉलेज टाइम से तुझे भी धीरज भैया बहुत पसंद है, इसलिए वो सारा नाइट स्टे का प्लान, नाइट स्टडी का प्लान मुझे पता है क्यों होता था। तो इज इट अ यस? गुड गर्ल मैथ्यू। सॉरी भैया, उसने हाँ बोल दिया। हाँ बोल दिया? खत्म हो गया अंजलि, मैं चुपी खींचते गई, सर आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरास चेक किए, लेकिन कोई अनजान या डाउटफुल आदमी आते जाते दिखा नहीं। पीछे का रास्ता चेक किया? सर उस तरफ कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं, तो पता करना मुश्किल हो। मैं चेकिंग करवा रहा हूँ कि वहाँ कोई दुकान या कोई आदमी मिल जाए जिसने कुछ देखा हो। पवार, एक बार ये पता चल जाए ना कि किलर आया कहाँ से था, तो इन्वेस्टिगेशन को एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाए। सर ये श्वेता है, प्याली की कजिन, और उसकी बेस्ट फ्रेंड भी। रात को घर पे झगड़ा हुआ था। कृतिका, माना कि भैया के गुजरने के बाद तुमने घर के हर फैसले अकेले ले लिए, मगर ये घर बेचने का फैसला तुमने कैसे कर लिया? अरे हम लोग तो अपना हक छोड़ सकते हैं, मगर हर्ष का क्या? हर्ष का भी तो हक है इस घर पे। हर्ष का हक कैसे हुआ भैया? ये घर मैंने और धीरज के पापा ने अपने पैसों से खरीदा है, ये कोई पुश्तैनी घर नहीं है। लेकिन लिया तो इनके माँ के नाम पे था ना? हाँ, वो मेरे और धीरज के पापा का डिसीजन था, तभी माँ जिंदा थी। माँ के फ्यूचर के सिक्योरिटी के लिए किया था। और उनके और धीरज के पापा के जाने के बाद अगर इस घर पे किसी का हक है तो सिर्फ मेरा और मेरे बच्चों का है। तुम्हारा बच्चा तो सिर्फ धीरज है, पियाली तो पारा ही है। अच्छा जी, कई बार मैं आपके मुंह से सुन चुका हूँ इस शब्द को। इस घर पे हक मेरा और पियाली का है, और मैं अपना भी हक पियाली को देता हूँ। प्याली मेरी बहन है, सगी बहन। क्या लगा के रखा है सगी बहन सगी बहन? बोलने से हो जाएगी क्या? एक बात समझ लो, इस खानदान का खून नहीं है वो, अडॉप्टेड है वो, अडॉप्टेड। दे तू तेरे को हिस्सा, आजा। हाँ मैं भी देखता हूँ, तू कैसा देता है पियाली को हिस्सा, मैं देखता हूँ। क्या पियाली अडॉप्टेड थी? हाँ सर, लेकिन धीरज भैया और बुआ ने प्याली को अपनी सगी बेटी जैसा माना। माँ, सुबह से आपने कुछ नहीं खाया। भैया, हाँ? आप क्यों कर रहे हैं? दीजिए, मैं माँ के पैर दबा देती हूँ। कभी मुझे भी पुण्य कमाने का मौका दे। अच्छा ठीक है, तो फिर ना मैं आपको हेड मसाज दे देती हूँ। चाहिए? अरे बावली रहने देना, क्यों करते हैं ना? क्यों मस्का मार रही है तू? क्या चाहिए तुझे? भैया वो बताइए ना, आप लोगों ने मेरी शादी के लिए क्या गिफ्ट लिया है? क्या बोलते हैं मम्मी? बताओगे रहने में? बता दे, तैयारी कर लेगी। तैयारियां मतलब कोई ट्रिप है? देखिए, मैं ना स्विट्जरलैंड से कम की कोई ट्रिप नहीं ले रही हूँ, पहले ही बता रही हूँ। यार आई एम सॉरी, फिलहाल तो हमारा गोवा का ही हॉलिडे पैकेज का बजट था। सॉरी। गोवा का? भैया, ये तो स्विट्जरलैंड के ट्रिप का पैकेज है। ओह माय गॉड भैया, भैया थैंक यू सो मच, आपने बेस्ट हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सुन, कभी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बात हो, मुझसे शेयर जरूर करना। खुश रहना तू। हमारा नहीं पता हम तेरे बिना कैसे रहेंगे, पर तू जरूर खुश रहना। देखिए, आपकी शादी भी हो जाएगी ना, तब भी मैं आप लोगों को छोड़ के नहीं जाऊंगी।
प्याली प्याली। सर धीरज और कृतिका जी ने घर अभी बेचा नहीं है, बस मार्केट के कुछ ब्रोकर्स को बोल रखा है। और विश्रामवाड़ी में एक छोटा घर ऑलरेडी रेंट पे ले लिया है। हो सकता है कि वो डील अब कैंसिल कर दे। इसके अलावा धीरज ने मार्केट में एक मनी लेंडर से 20 लाख रुपए लोन पे उठाया है। शादी के खर्चे के लिए उठाया होगा? नहीं सर, शादी का पूरा खर्चा तो पियाली ही कर रही है, बस ज्वेलरी का खर्चा धीरज और कृतिका जी कर रहे हैं। तो 20 लाख का लोन क्यों उठाया? दहेज का मामला था सर। राजन के फादर पंकज आप्टे ने 20 लाख रुपए नगद और एक बाइक मांगी थी दहेज में। हाँ मांगा था, लेकिन वो दहेज नहीं था, राजन और पियाली के फ्यूचर के लिए मांगा था। तो उसमें क्या गलत किया? पियाली अपना पूरा पैसा उस घर पे उड़ा रही थी, फिर कृतिका जी के दवाइयों का खर्चा हो, घर चलाना हो, वो सब कुछ देख रही थी। अपने लिए कुछ बचा के ही नहीं रखा होगा उसने। फिर मुझे पता चला कि अपनी शादी का खर्चा भी वही उठा रही है। इससे धीरज अपना फर्ज तो पूरा करता। अच्छा हुआ नहीं रही पियाली, अला टली। आपने मुझसे पूछा क्यों नहीं दहेज मांगने से पहले? बाप हूं तेरा, पूछना जरूरी नहीं समझा। सर धीरज से बात हुई थी, उसने कहा कि वो परसों इनसे मिला था और उसने कहा था कि वो दहेज की रकम शादी के बाद देगा। क्या मतलब? 1 हफ्ते के बाद मिलेगा और शादी के बाद मुकर गए तो? पंकज जी भरोसा रखिए, लेनदार से पैसा लिया था मैंने, पर वो ब्याज थोड़ा ज्यादा लगा रहा था, इसलिए 1 हफ्ते में घर बिक जाएगा। उसके बाद सबसे पहले आपको दूंगा 20 लाख। बेवकूफ समझा है? 1 हफ्ते में घर बिका है किसी का? पार्टी से बात हो गई है, मैंने 20 लाख एडवांस भी मांगा है और वो देने के लिए तैयार भी है। मैंने बोला बाकी पैसे धीरे धीरे देगा तो भी चलेगा। मुझे तो ये रिश्ता ही मंजूर नहीं है। एक और रिश्ता आया है राजन के लिए, वो लोग 25 लाख कैश और एक गाड़ी दे रहे हैं। ये शादी नहीं होती तो बेहतर होता। एक तो कोई सिक्योरिटी नहीं है, ऊपर से मेरा बेटा आपके घर पे रहने के लिए तैयार है। हमारे पूरे खानदान में कभी ऐसा नहीं हुआ है। नाक कटवा के रहेगा मेरा बेटा, घर जमाई बनेगा। घर जमाई? हाँ, पूछो इससे। पियाली मैडम ने बताया कि जब तक हमारे धीरज भैया की शादी नहीं होती मैं अपने ही घर रहूंगी। बेटी गोद नहीं ली थी उन्होंने, नौकरानी लेकर आए थे। बाबा कुछ भी मत बोलिए, माँ इस पूरे घर को संभालती है तो क्या माँ नौकरानी हो गई है? तो और ये मेरा और पियाली का पर्सनल डिसीजन था। ये राजन का फादर पंकज, इसका लोकेशन ट्रैक करो, पता करो मर्डर वाली रात ये कहाँ थे, और पंकज के घर शादी पे जितने भी गेस्ट आए थे सबसे पूछताछ करो। सर दूसरे रिश्ते में 25 लाख और एक कार मिलने वाली थी, इतने के लिए मर्डर कर देना कितना पॉसिबल होगा? पंकज वैसे भी इस रिश्ते से खुश नहीं थे, सिर्फ दहेज का मामला नहीं लग रहा है। भैया ये जो टी शर्ट्स और शॉर्ट्स लिए ना, अब प्लीज ये पहनिएगा। ये क्या शर्ट और पैंट में घूमते रहते हैं, मतलब अंकल लगते हैं, आप मेरे भाई हैं। अरे मुझे वो शॉर्ट्स में थोड़ा शर्म आती है। अरे मुझे शर्म नहीं आएगी, हम पहन लेंगे, हमें शर्म नहीं आती। पलट पलट, ओ डार्लिंग पलट। अरे भैया छोड़िए ना, क्या हो गया? देख मत जाना आइंदा कभी। बताओ। अरे बस बस बस, क्या हिटलर बन जाती है तू? सॉरी ना भैया, अब उन्होंने आप पे हाथ उठा दिया था तो मुझे भी गुस्सा आ गया। चलिए ना, मुंह मत फुलाइए और हाथ आगे बढ़ाइए। ये दे मुझे, दे, बैठ इधर, बैठ जा। आज मैं तुझे राखी बांधूंगा, क्योंकि इस रिश्ते में तो तू मुझे प्रोटेक्ट करती है पागल। पियाली के घर के पीछे एक सीसीटीवी कैमरा मिला है। एक मिनट, ये कौन है? ये तरुण नागपाल है, पियाली का बॉस है और इसके कॉलेज का सीनियर भी था। ये प्याली की शादी से एक रात पहले उससे क्यों मिलने आया था? बुलाओ सर। सर इसका फोन स्विच ऑफ, इसके ऑफिस से पता चला कि गैंगटॉक गया है किसी मीटिंग के लिए। इसे टैप कर रहा हूं मैं। सर मेरी बेटी को किसने मारा?
कृतिका जी, हम पता कर रहे हैं। मेरी बेटी को इंसाफ मिलेगा? आप लोग इतने दिन से कर क्या रहे हैं? मुझे मेरी बेटी का कातिल चाहिए। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी उसको। सर प्लीज जल्दी पता कीजिए किसने मारा मेरी बहन को। धीरज, आप लोग अभी घर जाइए, हम किलर तक पहुंचने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। हाँ नेहा, कोई अपडेट? सर पियाली के कॉल डिटेल्स आए हैं। कल रात को उसने किसी रश्मि नाथ से बात की थी और मैसेज पे भी बात हुई थी। उसके 3 घंटे बाद उसने अपने बॉस तरुण नागपाल से बात की थी। सर मैंने पता किया है, रश्मि तरुण की बहन है और पियाली की स्कूल की फ्रेंड भी है। हेल्प मी सर, मैं और यहाँ नहीं रह सकती पियाली। तुमने सही कहा था, पर तब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी। लेकिन अब रश्मि प्लीज शांत हो जा, तुम टेंशन मत ले। तो एक काम कर, मेरे यहाँ पे आ जा। पियाली तेरी शादी है कल, वहां पे उसने कुछ किया तो? रश्मि यहाँ पे 50 लोग हैं, निशांत कुछ नहीं कर सकता। तो प्लीज मना मत करना। देख 1-2 दिन बाद ना हम वुमेन सेल चलेंगे और निशांत के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करेंगे। फिर तो निशांत तेरे पास लीगली आ भी नहीं सकता है, तो समझ रही है? बस जरूरी सामान ले और आ जा, ओके? देख मैं तेरे साथ हूँ, ठीक है? मतलब प्याली को वो मैसेज निशांत ने आपके फोन से किया होगा? तुम घर पे ही रहना, मुझे लेने बताना। निशांत अभी कहाँ? उस रात वो गए और फिर लौटे ही नहीं सर। मैंने जब आप लोगों को देखा तब मुझे हिम्मत मिली मदद मांगने की। नेहा, इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ और निशांत के खिलाफ जल्द से जल्द लुकआउट नोटिस जारी करो। सर आइए। कुछ पार्सल लाए तुम्हारे लिए? हाँ? अरे नहीं। क्या? हाँ? साहब, अरे साहब क्या हुआ साहब? साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने तो सिर्फ केक की डिलीवरी दी और मैं निकल गया वहां से। चला गया था? चला गया था? हाँ चला गया था। हाँ साहब। केक की डिलीवरी के बाद तू केक शॉप जाने वाला था ना, वहां तो गया नहीं। कहाँ गया था? मैं वो बाहर में सुबह तक बैठा था साहब। कौन सा बार? कौन सा बार? नाम नहीं पता। नाम नहीं पता बाहर का? हाँ? नाम नहीं पता साहब। हाँ? लेकिन मेरे घर के बगल में, मैं चाहिए तो आपको लेके चलता हूँ साहब। बता एड्रेस, बता एड्रेस, बता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मर्डर रात 3 से 4 बजे के बीच में हुआ और मर्डर वेपन किचन नाइफ जैसी कोई चीज थी। आसपास की दुकानों में पता करो, हाल फिलहाल में किसी ने ऐसी कोई नाइफ ली है क्या? और वो डिलीवरी बॉय, उसका क्या हुआ? सर बार में पता किया, वेटर ने कंफर्म किया कि उस रात वो बार में आया तो था, लेकिन सर एक छोटा बार है, वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं, तो ये नहीं कंफर्म कर सकते कि वो वहाँ कितने बजे तक था। ऑफिस में किसी से कोई राइवलरी? हाँ सर, ऋषभ दुबे पियाली का सीनियर है, लेकिन फिर भी पियाली को ज्यादा प्रमोशंस मिल रहे थे। उसका मूवमेंट ट्रैक कर रहे हैं सर। और सर एक और बात पता चली है, पियाली की एक कलीग है अंजलि, जो 3 साल से धीरज की मंगेतर है, लेकिन धीरज शादी के लिए वेट कर रहा था। इससे पहले भी जो अरेंज मैरिजेस की बातें चली वो आगे नहीं बढ़ पाई। ठीक है धीरज, हम फैमिली प्लानिंग 3-4 साल बाद कर लेंगे, लेकिन उसके लिए शादी क्यों पोस्टपोन करनी है? नहीं अंजलि, एक बार शादी हो जाती है ना तो बच्चे के लिए चारों तरफ से प्रेशर आने लगता है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे भी मन में कोई बायस आए। प्याली का प्यार मैं किसी भी कीमत पे बांट नहीं सकता। मेरी इस बात को अगर तुम समझ रही है तो ठीक है, वरना मेरी तरफ से तुम फ्री हो। आई विल अंडरस्टैंड। तो इसके लिए मैं प्याली का मर्डर करूंगी? लेकिन क्यों सर? रुकावट तो सिर्फ उसकी शादी थी जो अगले दिन होने वाली थी। हमें तो पता चला है कि धीरज का काम अच्छा नहीं चल रहा था। एक घर था प्याली की शादी के लिए, वो भी बिक रहा था। सर मैं धीरज की मंगेतर ही नहीं, प्याली की दोस्त भी थी, और मेरे पापा के पास खुद अच्छा खासा पैसा है। मैं प्रॉपर्टी के लिए किसी का मर्डर नहीं करूंगी। मर्डर वाली रात तुम अपने घर पे नहीं थे, तुम्हारा फोन भी स्विच ऑफ था। क्यों? हाँ सर, मैं घर पे नहीं था क्योंकि मैं रोज रात को जॉगिंग के लिए जाता हूँ। अच्छा,
रात के 3 बजे। हाँ तो आप सीसीटीवी चेक करिए ना, रोज दिखूंगा। सर आपके पास कोई प्रूफ भी है या मुझे ऐसे ही बुलाया? मैंने कोई मर्डर नहीं किया सर। हमें हमारे लोगों से पता चला कि तुम्हारे ऑफिस के कोई शिकागो का प्रोजेक्ट था जो तुम्हें लीड करना था, लेकिन वो मिला पियाली को लीड करने के लिए, और इस वजह से तुम काफी नाराज थे। हाँ सर मैं नाराज था, और इसे कॉम्पिटिटिव नेचर बोलते हैं, इससे मैं किलर नहीं बन जाता हूँ। सर मैं तो 1 घंटे में जॉगिंग करके घर भी आ गया था। प्याली का घर मेरे घर से 40 मिनट के डिस्टेंस पे है, और अगर मर्डर का आप 10 मिनट भी पकड़ें तो आना जाना 1.5 घंटा। और सर मर्डर तो 3 से 4 के बीच में हुआ है ना। तुम्हें मर्डर का टाइम कैसे पता? हमारे भी लोग हैं सर। सर वो विनोद को उठा लिया। चलो। सर मैंने कुछ नहीं किया। सीसीटीवी क्यों नहीं लगाया था? वो तो धीरज सर ने मना किया था। विनोद। जी भैया, बहुत रात हो गई है, एक काम करो सुबह के लगा देना। ठीक है भैया, जाओ। एक तो मेरे बेटी के कातिलों को आप ढूंढ नहीं पा रहे, ऊपर से आप मेरे बेटे पे इल्जाम लगा रहे हैं। क्यों धीरज, तुम कुछ नहीं बोलोगे? विनोद को सीसीटीवी वापस लगाने के लिए क्यों मना किया था तुमने? बहुत रात हो गई थी सर। विनोद। जी भैया, कितना टाइम लगेगा? थोड़ा टाइम लगेगा भैया। तो इसको लगा के जाना, मैं मेन डोर बंद कर रहा हूँ। ठीक है? ठीक है, ठीक। लेकिन जिसने भी किया है ना सर, वो कभी खुश नहीं रहेगा। पहले खुद में एक जिंदगी थी, उसके होने से हमारा पूरा परिवार खुशहाल था। वो एक रोशनी की तरह थी जो पूरे परिवार को डगमगा देती थी। उसके जाने के बाद पूरे घर में एकदम अंधेरा सा छा गया। सब खत्म हो गया सब। मैं कमिश्नर तक जाऊंगी, अगर मेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिला तो मीडिया के सामने अनशन कर दूंगी। आप लोग ठीक से इन्वेस्टिगेशन करिए, वरना एक माँ की ताकत को आप नहीं जानते। रितिका जी, हम अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी ईमानदारी से ही कर रहे हैं, आप यकीन कीजिए। तोड़ो इस विनोद को, पुलिस से झूठ बोलता है। सर धीरज और कृतिका जी ने पियाली के लिए एक स्विट्जरलैंड का हनीमून पैकेज बुक किया था, लेकिन शादी से 1 दिन पहले धीरज ने वो पैकेज कैंसिल कर दिया। मतलब प्याली के मर्डर से पहले? धीरज के पीछे टेरेस पे किसी को जाते हुए देखा था क्या? आप लोग चले जाइए यहाँ से, मुझे कोई हिसाब नहीं चाहिए आप लोग से। मेरे दोनों बच्चे चले गए, निकल जाइए आप लोग यहाँ से। आपके चाबी। चले जाइए आप लोग यहाँ से, चले जाइए। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो सर। पवार, मुझे लगा वहां टेरेस पे कोई था। सर मैंने सीसीटीवी कैमरा चेक किए हैं, घर की तरफ कोई नहीं आया था। मुझे अब भी लगता है कि एक सुसाइड का केस है। तो पीछे के रास्ते से कोई आ सकता है, लेकिन वहां पे चेक करने का कोई स्कोप नहीं है। वो मनी लैंडर से कोई बात हुई? नहीं सर, जिस दिन से उसे बुलाया उस दिन से वो गायब है। वो तरुण भी, उसका भी अब तक कुछ भी पता नहीं चल पाया, और उसका फोन अब तक स्विच ऑफ है। और वो ज्वेलरी के बारे में भी कुछ नहीं पता चला ना? नहीं सर, लगता है अब तक कहीं बिकी नहीं है। धीरज और प्याली के बाद घर पे हक सिर्फ हर्ष का होगा। उस कृतिका जी उसके रास्ते में आ सकते हैं। सर इस हर्ष के बारे में मैं पता करता हूँ, देखता हूँ कि धीरज की मौत के वक्त वो कहाँ था। प्याली और हर्ष से जुड़े सभी लोगों पे नजर रखो, सबकी एक एक मूवमेंट की खबर चाहिए मुझे। आप लोग चले जाइए यहाँ से, मुझे कोई हिसाब नहीं चाहिए आप लोग से। और पवार, पता करो जो घर धीरज ने रेंट पर लिया था उसका क्या हुआ, उसे वापस किया क्या? सर
क्या है उसमें? क्या? जब आपने केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए मना किया, आप लोग चले जाइए यहाँ से। मुझे कोई हिसाब नहीं चाहिए आप लोग से। मेरे दोनों बच्चे चले गए। तभी मुझे लगा बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए इतना हो हल्ला, लेकिन बेटा मरा तो उसके लिए इंसाफ नहीं चाहिए। और फिर ये चाबी, मकान बेचने से मना कर दिया आपने, लेकिन जिस मकान में शिफ्ट होना था उसे वापस नहीं किया। इसलिए हम आपके ब्रोकर से मिले और ये डुप्लीकेट चाबी। अब आप बताइए क्यों मारा प्याली और धीरज को? धीरज, तू चल कमिश्नर ऑफिस। ये हमारी प्याली को इंसाफ नहीं देंगे। तू चल मेरे साथ। तू नहीं आ रहा ना, तू मैं अकेली चली जाती हूँ, लेकिन मैं प्याली के कातिलों को पकड़वा के रहूंगी। अनशन करूंगी, कुछ भी करूंगी। पुलिस स्टेशन के बाहर जाके अपने आप को आग लगा दूंगी। ठीक है, जा रही हूं मैं। इससे बेहतर तो तुम मुझे मारते ना। मैं जीने के लायक नहीं, मुझे जीने का कोई हक नहीं। तू ऐसे क्यों बोल रहा है धीरज? मुझे जीने का कोई हक। धीरज क्या हो गया तुझे? मुझे जीने का कोई हक नहीं। धीरज, धीरज उठ जा, कुछ बताएगा धीरज? धीरज, मैं समझती हूँ कि तुम प्याली की शादी के लिए घर बेच रहे हो, लेकिन कुछ साल बाद हमारी भी तो शादी होगी ना, हमारे भी तो बच्चे होंगे। तुम्हें नहीं लगता हमें उनके बारे में भी सोचना चाहिए? धीरज, क्या हुआ? ये तू क्या बोल रहा है? प्याली लिखो, मैंने मारा है। डर गई मैं। यहाँ क्या? नहीं, मैं नहीं मानती। तू झूठ बोल रहा है ना, तू ऐसा कर ही नहीं सकता। ये रेंट वाले घर की चाबी, इस घर में बैग जिसमें मैंने सारी ज्वेलरी और वो चाकू रखी है जिससे मैंने प्याली को मारा। धीरज, बेटे ने बेटी को मार डाला, बेटा तो रहा नहीं। तुम्हें उसका नाम खराब नहीं करना चाहती थी। भाई बहन का रिश्ता बदनाम हो जाता। एक पल में प्याली सखी से अडॉप्टेड बन जाती। लोग तो यही कहते ना कि देखा, सौतेली थी इसलिए मार डाला। इस केस का कोई एंड रिजल्ट नहीं था, ना कोई अरेस्ट था और ना ही कोई चार्जशीट। मेरे करियर में ऐसा पहली बार हुआ था जब मेरे पास कोई जवाब नहीं था। आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या वजह थी? सदियों से चलती आ रही दहेज की प्रथा, या परिवार के आगे बढ़ने के बाद अपनों के बीच आई हुई दूरियां? धीरज ने जो कुछ भी किया उसे उसका गिल्ट था और इसी में उसने अपनी जान दे दी और अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। धीरज ने दोनों डिसीजन सेल्फिश होकर लिए, अपनी बहन प्याली को मारने का और फिर खुद सुसाइड करने का। उसने अपनी मां के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। इस केस में क्रिमिनल था कौन? समाज में चलती आ रही कुप्रथाएं। ये समाज हमसे और आपसे बनता है। हम और आप बदलेंगे तो ये समाज बदलेगा। यार जतिन, यार तू बिलीव नहीं करेगा, कल रात को ऐसे पैसेंजर मिले थे ना, साले जहर थे एक नंबर के। यार एक तो दारू पी के भंड थे, ऊपर से ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कि महाराजाओं कहीं के। अरे 2 साल से कैब चला रहे हैं, अब तो आदत सी हो गई है। वैसा पानी देना। यहाँ थोड़ा। मैं क्या बोलता हूँ कि जन्मदिन वाले दिन अपना मूड खराब मत कर, ये रख। हैप्पी बर्थडे। तुझे कैसे? तेरे आई कार्ड पे देखा था, ज्यादा कुछ महंगा तो है नहीं, एक छोटा सा ही गिफ्ट है। वैसे कहाँ की बुकिंग है तेरी? अरे बैंड्रा की रे। अरे वाह, आजा। ए रुक रे, ए रुक, ए शानी इधर आ, इधर आ। देख क्या रहा है, इधर आ। क्या हुआ?
Congratulations, sir. सीरियसली सर, आपने हिस्ट्री क्रिएट की है। ना सिर्फ ये इतनी कम एज में ये अवार्ड पाकर, बल्कि वुमेन एम्पावरमेंट क्या है और उसे कैसे सपोर्ट करना है इसे प्रूव करके। सीरियसली सर। एग्जैक्टली सर, हमारी मिटका फार्मेसी पहली ऐसी कंपनी है जहाँ की सारी एमआरस फीमेल्स हैं। गाइस प्लीज क्लैप फॉर सर। थैंक यू, थैंक्स एवरीवन। पहले तो मैं ये कहूंगा कि इट्स जस्ट अ बिगिनिंग। अभी हमें बहुत कुछ अचीव करना है। सो लेट्स गेट बैक टू वर्क। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। प्रिया, मैं आज थोड़ा लेट हो जाऊंगा। हाँ, तुम डिनर कर लेना। एक्चुअली मेरी एक डॉक्टर के साथ मीटिंग है, तो मैं डिनर उसी के साथ ही करूंगा। हाँ तो बता क्या रहे, ये तो रोज का है तुम्हारा। तुम अवार्ड्स ले रहे हो और मैं तुम्हारे ऑर्डर्स। शिवम आ गया कॉलेज से? मुझे पता है तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। अब इस टाइम पे तो आ ही गया होगा ना वो कॉलेज से। वो ठीक है। इस घर में मेरे अलावा ना सब ठीक है। तुम ऑफिस से ऑर्डर दे रहे हो और वो कॉलेज से आकर। जब से आया है तब से एक ही बात की रट लगाए बैठा है। हाँ तो दे दो थोड़ा सा, उसका ध्यान रखो। अगर नहीं। अविनाश, आर यू सीरियस? तुमने हालत देखी है उसकी, कितनी खराब होती जा रही है। प्रिया प्लीज, उसे दे दो थोड़ा सा। देखो, मैं उसके लिए वही कर रहा हूँ जो उसके लिए सही है। बाकी तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं सब हैंडल कर लूंगा। और मैंने उसके लिए ऑलरेडी स्टफ अरेंज कर लिया है। ठीक है, तुम्हें जो करना है करो। ओके। थैंक यू सर। आपको भी। हाँ, मैंने सारी डिटेल्स मेल कर दी है। सर बहुत खुश लग रहे हैं आप। लगता है मीटिंग बहुत अच्छी हुई आपकी। हाँ, एक डील फाइनल करने दिल्ली जा रहा हूँ। बहुत बड़ी डील है। वो साहब, मेरे को 3 दिन का छुट्टी चाहिए था। अरे भाई, क्यों चाहिए 3 दिन की छुट्टी? वो साहब, मेरे बाबा का श्राद्ध है, मेरे को गांव जाना है। अच्छा, फिर तो ले लो छुट्टी। लेकिन हाँ, टाइम से वापस आ जाना। हाँ साहब, टाइम से आ जाऊंगा। शिवम, आर यू ओके बेटा? या डैड, आई एम फाइन। मैं अंदर आ जाऊं? श्योर। शिवम, मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा हूं। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। ओके? डैड, आप हमेशा मेरी सपोर्ट करते हो, मॉम बिल्कुल नहीं करती। कुछ भी बोलो, नो। आप जाने से पहले उनको बोलकर जाइए कि ठीक है बेटा, मैं बोल दूंगा। लेकिन तुम्हें भी ध्यान रखना होगा। तुम उसे इतना भी परेशान मत करना कि वो तुम्हें फिर से मना कर दे। लेकिन उसकी नो में तुम्हारी फिक्र होती है बेटा। तुम भी अपने अर्जिस को नो कहना, कंट्रोल करना सीखो। ठीक है? खुद हीरो बनकर मुझे विलन बना रहे हो शिवम की नजरों में। हाँ, तुम्हारे तरीके सही और मेरे तरीके गलत, जबकि तुम खुद उसे ड्रग्स लाकर दे रहे हो। प्रिया, मैंने डॉक्टर से बात की थी। एक झटके में उसकी आदत तो ये छूट नहीं सकती ना। हमें उसे टाइम टू टाइम डोज देने पड़ेंगे और ये भी देखना होगा कि कहीं वो वायलेंट ना हो जाए। अच्छा, तो उसे मेरे भरोसे क्यों छोड़कर जा रहे हो तुम? प्रिया, क्योंकि मुझे पता है कि तुम उससे बहुत प्यार करती हो और इस दुनिया में उसका तुमसे अच्छा केयर कोई नहीं कर सकता। और तुम्हें पता है ना, मैं बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर जा रहा हूँ। हाँ, ये सही है। तुम बिजनेस मीटिंग के लिए दुनिया घूमो और मैं यहाँ खाना बनाते बनाते मर जाऊं। मिटका फार्मा जो मेरा ब्रेन चाइल्ड था, आज उससे मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। अरे लेना देना क्यों नहीं है? तुमने कभी सोचा है तुम्हारे सपोर्ट के बिना ये सब पॉसिबल हो सकता था? देखो प्रिया, मिटका और शिवम दोनों हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या बात है भाई, इतना ध्यान से क्यों देख रहे हो? सर एक्चुअली आपको देख के किसी की याद आ गई।
वो एक बिजनेसमैन है। मैंने हाल ही में उनका वीडियो देखा था। उसमें दिखाया था कि उन्होंने अपने कॉलेज में अपने दोस्तों से उधार लिया और 8 बिजनेस खोले और सब फेल हो गए। फिर अपनी वाइफ का आइडिया लेके उनसे पैसे लिए और बिजनेस खोला तो वो सक्सेसफुल हो गया। दवाइयों का बिजनेस। सर मैं उनकी दवाइयाँ खाता हूँ, बहुत अच्छी है और बहुत सस्ती भी है। तो थोड़ा आपकी शक्ल उनसे मिलती है इसीलिए। शक्ल इसलिए मिल रही है क्योंकि मैं वही हूँ। और तुमने सही कहा, वाइफ का आइडिया और इन्वेस्टमेंट दोनों से ही बिजनेस सक्सेसफुल हुआ है। Wow, I'm your big fan, sir. I'm also impressed, bro. Because first time I'm meeting an English speaking cabbie. Thank you, sir. और सर आज दिन भी कितना अच्छा है, मैं आपसे मिला। और सर मेरी वाइफ को ना 2 बेटी के बाद अभी बेटा हुआ है। पर यहाँ भूल ही क्या था सर, ये लीजिए ना प्रसाद। सर एक्चुअली मैंने मन्नत मांगी थी, बेटा होगा तो फिर मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा। Congratulations. बट मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, तुम इतने एजुकेटेड होकर भी इन सब चीजों में फंसे हुए। गलती मेरी नहीं है सर, इस दुनिया की है। इंसान चांद तक पहुंच गया लेकिन अभी भी विमेन की रिस्पेक्ट नहीं करता है। खाना गर्म कर देते हैं। खाना खा के आए हम, अभी हमको कुछ और चाहिए। कपड़े उतार। हमारी बेटी के आसपास भी दिखे ना तुम तो हम चीर के रख देंगे सबको। हाथ लगा के तो दिखा, लगा के तो दिखा। हिम्मत नहीं है ना तो हिम्मत पैदा करनी पड़ती है। ये दुनिया है ना, औरत को कमजोर समझती है, इसलिए ये रूप दिखाना पड़ता है। माँ, आप हमारी किसी को भी मार दोगे? देख बेटा, इतना समझ ले, हमारे होते हुए तुम दोनों को कोई कुछ नहीं कर सकता, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। क्या खुद को इतना शीशे में देखता है? मैं तेरे को ऐसे आग भर के देखती हूँ, वो कम है क्या? चल आ जा, खाना खाते हैं, वो भी एक ही प्लेट में। आ ना, प्यार बढ़ेगा। तेरा घाव अभी तक भरा नहीं, दवाई नहीं लगाता ना तू? रुक, मैं लाती है। कोई जरूरत नहीं है, तूने खाना रख दिया ना, अब जा। मैं तेरे से इतना प्यार करती हूँ, तेरे से शादी करना चाहती हूँ, और तू ऐसे कुत्ते जैसे हकालता है मेरे को। देख, ज्यादा भाव मत खा, मान जा। मेरी जैसी दूसरी मिलेगी नहीं तुझे। मैं ही हूँ जो खाना खाने के बजाय तेरी गाली खाती हूँ और मुस्कुराती भी हूँ। The number you are trying to call is currently not reachable. The number you are trying to call is currently not reachable.
सर मेरे हस्बैंड अविनाश त्रिपाठी सर, वो 2 दिन से मिसिंग है। उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। 2 दिन से मिसिंग है मतलब? सर दिल्ली में उनकी मीटिंग थी जिसके लिए 2 दिन पहले ही वो घर से बाहर निकले थे। फ्लाइट थी उनकी दिल्ली की, लेकिन मैंने जब एयरलाइन में फोन किया तो पता चला कि उन्होंने फ्लाइट बोर्ड ही नहीं की सर। आपको पता था कि आपके पति 2 दिन से मिसिंग है और आप आ जा रहे हैं पुलिस स्टेशन? हाँ सर, वो अक्सर बिजनेस ट्रिप के लिए जाते रहते हैं सर। वैसे भी हमारी फ्रीक्वेंटली इतनी बात नहीं होती है और मुझे लगा कि वो बिजी होंगे इसलिए मैंने इतना नहीं सोचा, लेकिन कल और आज दोनों दिन मेरी उनसे बात ही नहीं हो पाई। उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। आपने अभी बताया कि आपकी फ्रीक्वेंटली बात नहीं होती थी, तो ये भी तो हो सकता है कि वो अपनी मर्जी से कहीं गए हो, किसी ऐसी जगह जहां वो आपको बताकर नहीं जा सकते। ऐसा नहीं है सर, वो मुझे बताते हैं सर, और मेरे सामने ही उन्होंने एयरपोर्ट के लिए कैब बुक की थी। मेरे सामने ही वो घर से बाहर निकले थे सर। ओके रिलैक्स, हम कुछ करते हैं। सर अविनाश सर ने जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर चोपड़ा के साथ में एक डील क्रैक की थी और इसी सिलसिले में उन्होंने उन्हें दिल्ली भी बुलाया था। तो फिर अविनाश ने फ्लाइट ली क्यों नहीं? उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ और चल रहा था क्या? सर इस डील से बढ़कर सर के लिए कुछ इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता। सर 2 साल से इस डील के लिए मेहनत कर रहे हैं। सर मुझे तो लगता है सर किसी मुसीबत में है। मिटका फार्मेसी ने बहुत जल्दी ग्रो किया है, तो पॉसिबल है कोई डिस्प्यूट या राइवलरीज? सर इस इंडस्ट्री में कट थ्रोट कंपटीशन तो चलता ही रहता है और कोविड के बाद तो और भी बढ़ गया है। पर सर उनकी किसी से दुश्मनी हो ऐसा हमें कभी भी अंदाजा नहीं हुआ और सर ने भी कभी ऐसा कुछ हमें बताया नहीं। कैसी लग रही हूँ? एकदम हॉट ना? तो फिर आ गई? अरे आई कहाँ? तू अंदर आने देगा तो आऊंगी ना। अरे अरे बोल ना, कैसी लग रही हूँ? मस्त लग रही हूँ ना? अरे तू आदमी है कि क्या है रे, कि मेरे में ही कुछ कमी है? सुंदर नहीं लगती क्या मैं तुझे? देख मैं ना तेरे से बहुत प्यार करती है, तेरे लिए कुछ भी कर सकती है। मधु समझना यार, मैं तेरे लायक नहीं हूँ। मैं तुझे खुश नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर पाएगा? नहीं बता सकता यार मैं। क्यों नहीं बता सकता? अब जब तक बताएगा नहीं मैं यहाँ पर ही बैठेगी, हिलेगी नहीं यहाँ से। ठीक है बताता हूँ मैं। देख लिया मधु, तुम एक आदमी से प्यार करती हो, वो मैं नहीं हूं। मैं क्या हूं मुझे भी नहीं पता। पापा हम बोल रहे हैं। पापा हम आपके हाथ जोड़ते, आपके पैर पड़ते, प्लीज हमें यहाँ से लेकर जाइए। पापा ये आदमी हमें मार डालेगा। बार बार काहे फोन करती हो तुम? देखो अब जो है तुम्हारा वही सब कुछ है, अब यहाँ कुछ नहीं रखा तुम्हारे लिए। पापा अगर माँ होती ना आज तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता ना, वो कभी होने देती। वो होती तो ना, अब नहीं है ना।
सर कैब कंपनी की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ड्राइवर का नाम श्रवण किशोर है। वो 26 साल का है, इंदौर का रहने वाला है। सर कंपनी ने बताया कि उस दिन उसने पैसेंजर लेने के फौरन बाद ड्राइव को कैंसिल कर दिया था। तब से वो जॉब पे नहीं आया और उसका फोन भी नहीं लग रहा। सर हमने भी ट्राई किया था, फोन नॉट रीचेबल बता रहा है। श्रवण ने पैसेंजर बैठाने के बाद ड्राइव कैंसिल क्यों किया? और डिसेंट से देखने वाले अविनाश का एक कैब ड्राइवर से क्या लेने देना हो सकता है? आप यहीं आसपास रहती हो? जी। ये श्रवण किशोर है, पहचानती हो? जी साहब। ये श्रवण किशोर अभी कहाँ मिलेगा? पता नहीं साहब, 3-4 दिन पहले तो देखा था, उसके बाद में पता नहीं कहाँ गायब हो गया। मधु, अगर तूने सचमुच मुझसे प्यार किया है तो प्लीज मेरी जो असलियत मैंने तुझे बताई ना, वो किसी को मत बताना। हेलो। व्हाट? जिसने भी मर्डर किया बहुत नफरत करता होगा शायद इस आदमी से। बॉडी के 5 टुकड़े, हाथ पैर और धड़ मिल गया, लेकिन सर गायब है। सर एक मिनट। हेलो, क्या? ठीक है, ध्यान रखो, हम पहुंचते हैं। सर बॉडी का सर भी बरामद हो गया। अविनाश के केस में सबसे अलग और अजीब बात है कि कैब ड्राइवर श्रवण का पैसेंजर लेकर ड्राइव कैंसिल कर और उसके बाद उसका और उसके फोन दोनों का लापता हो जाना। कैब में बैठने के कुछ देर के बाद उसका फोन हुआ था, तो पॉसिबल है कि इसके पीछे श्रवण हो। और सर एक रैंडम कैब ड्राइवर और इतने बड़े एंटरप्रेन्योर का क्या रिलेशन है? ये तो पता करना है। इसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ, फैमिली को इन्फॉर्म करो और इंदौर चलने की तैयारी करो। सर ये नहीं हो सकता। ये अविनाश मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। अविनाश मुझे छोड़ के कभी नहीं जा सकता। प्लीज पानी दो। मॉम मॉम मॉम, आई नीड सम मनी, प्लीज प्लीज मुझे दे दीजिए मॉम, प्लीज मॉम आई नीड, मॉम प्लीज दे दीजिए मॉम, आई नीड सम मनी मॉम, प्लीज मॉम। श्रवण किशोर यहीं रहता है? कहाँ बुलाओ उसे। वो घर पर नहीं है। कहाँ गया? कब तक आएगा? जी पता नहीं है, वो कभी बताकर नहीं जाते। झूठ बोल रही हो, बताकर नहीं जाते? कौन है? क्या बात करी इससे? हाँ भाई, कौन है तू? श्रवण किशोर तू ही है? हाँ मैं ही हूँ, तेरा बाप श्रवण किशोर। बोलने से चलेगा कि लिख के दूँ? हाँ साहब माफ कर दो साहब, हम कुछ नहीं किए साहब। आप ही बताओ ना साहब, ऐसे में हम कैसे पहचानते कि ये कौन है? हमको लगा कि मेरी बीवी का कोई। चुप, बिल्कुल चुप। अब अगर तू ही श्रवण किशोर है ना, तो बता, मैं मुंबई से इंदौर कब आया तू? तेरा फोन क्यों बंद है? और वो गाड़ी कहाँ है जो कैब कंपनी के लिए चलाता है तू? मुंबई गाड़ी कैब कंपनी? क्या क्या बात कर रहे हो साहब? हम जिंदगी में मुंबई नहीं गए हैं साहब, ना ही हमको गाड़ी चलाने आता है। यहाँ तक कि 2 साल से तो हम इंदौर से बाहर तक नहीं गए सर। पर तेरे आईडी पे
पिछले 2 साल से एक आदमी मुंबई में कैब चला रहा है। कैसे? हमको कैसे पता साहब, कैसे? इसको जानता है तू? नहीं साहब। सर जेल में इसका अच्छा खासा आना जाना है। एंग्री यंग मैन बन के घूमता है। लड़ाई झगड़ा मारपीट रोज का काम है सर। नहीं सर। खूंखार है तू? हाँ? पर तुझसे भी खूंखार वो है। बॉडी के 6 टुकड़े किए उसने। मर्डर में प्राइम सस्पेक्ट है जिसमें तुझे उठाया है। अविनाश के गायब होने से लेकर अभी तक फरार है वो। अब अगर तूने सच नहीं बोला ना तो मुंबई तो छोड़, ब्रह्मांड की सैर करवा दूंगा तुझे। साहब कसम खा के कह रहे सर, हमको नहीं पता साहब वो कौन है। हमको कोई फंसा रहा है साहब, हमको कोई फंसा रहा है। हम इतने सालों से इंदौर से बाहर तक नहीं गए साहब। मतलब तू सैर करके ही मानेगा? कदम सर करवाओ इसको सैर। यस सर। कोई फंसा रहा है? सर हमने श्रवण के ट्रैवल रिकॉर्ड्स चेक किए, वो सच बोल रहा था। वो मुंबई कभी गया ही नहीं, उसका कोई कनेक्शन भी नहीं है वहाँ पे। सर फेक श्रवण जो कैब ड्राइवर था उसने असली श्रवण के एड्रेस पे पहले नकली आधार कार्ड बनवाया और फिर उस आधार कार्ड के बेसिस पे और डॉक्यूमेंट्स बनाया। मतलब ये नकली श्रवण जो भी है इसने बहुत सोच समझ के प्लानिंग की है। लेकिन एक बात अभी तक समझ में नहीं आ रही है, उसने मुंबई में बैठ के इंदौर के श्रवण को क्यों चुना? सर हो सकता कोई इत्तेफाक हो, क्योंकि श्रवण तो इंदौर से बाहर कभी गया ही नहीं। सर मुझे लगता है कि अविनाश के मर्डर के तार मुंबई से जुड़े हुए हैं और हम इस श्रवण के चक्कर में यहाँ पे गुमराह हो रहे हैं। ठीक है, श्रवण को छोड़ दो। हम अविनाश की फैमिली और बिजनेस से शुरू करते हैं। अविनाश के बेटे शिवम के बारे में पता करो। ये लड़का मुझे थोड़ा अजीब लगा है। ओके सर। शिंदे। अविनाश, मैंने वो सारे पॉइंट्स अंडरलाइन कर दिए हैं जो तुम्हें क्लाइंट के सामने हाईलाइट करने हैं, जो हमारे प्रोजेक्ट का यूएसपी है। ठीक है? ओके बॉस। और ये क्या, तुमने फिर से पुरानी शर्ट पहन ली? मैंने ना इस मीटिंग के लिए नई शर्ट। देखो बॉस, इसमें तुम्हारी नहीं चलेगी क्योंकि ये शर्ट मेरे लिए बहुत लकी है। तुमने अपनी फर्स्ट सैलरी से ये शर्ट गिफ्ट की थी मुझे। जब मैं तुम्हारे पापा से मिलने गया था तब भी मैंने ये शर्ट पहनी थी और उन्होंने पहली बार में यहाँ कह दी थी। और जब शिवम इस दुनिया में आया था तब भी मैंने ये शर्ट पहनी थी। मुझे तो लग रहा है ये क्लाइंट हमारा पहली बार में यहाँ करने वाला है। आ गए आप? क्यों लेकर गए थे आपको? कौन थी बोलो? सर शिवम के बारे में पता चला है कि वो ड्रग एडिक्ट है। सर 3 महीने पहले शिवम और उसका दोस्त एक पार्टी में ड्रग्स बेचने के इल्जाम में गिरफ्तार हुए थे और सारी कार्रवाई शिवम के दोस्त के खिलाफ हुई। शिवम साफ बचकर निकल गया। और सर ये भी पता चला है कि जो ऑफिसर उस केस की जांच कर रहा था उसने कोर्ट में चार्जशीट फाइल करने के तुरंत बाद रिजाइन कर दिया था। तो मतलब तुम कहना चाहते हो कि अविनाश ने अपने पैसे और पहुंच के दम पर अपने बेटे शिवम को उस केस से बचा लिया? यस सर। और चूंकि शिवम बच गया इसीलिए पूरा केस उसके दोस्त के अगेंस्ट हो गया। वो लड़का है कहाँ आजकल? जेल में सर, सजा काट रहा है। और उसका बाप आज भी अपने बेटे के साथ हुई नाइंसाफी की वजह से बहुत दुखी है। कहीं इस नाइंसाफी से नाराज होकर तो उसके बाप ने अविनाश से बदला नहीं लिया? पता करो वो ऑफिसर आजकल कहाँ है और क्या कर रहा है जिसने वो चार्जशीट फाइल की थी। और उस लड़के के बाप को भी बुलाओ। सर। काश ले पाता। सुना 6 टुकड़े किए उसके। बहुत अच्छा लगा सुनकर। और अच्छा लगता अगर ये सब मैंने किया होता। इकलौते बेटे का बाप वो भी था और मैं भी। फर्क सिर्फ इतना था कि वो एक अमीर बाप था, क्योंकि उस ऑफिसर के सामने अपने बेटे के लिए गिड़गिड़ाए तो हम दोनों ही थे। ऑफ रिकॉर्ड मिलने के लिए थैंक यू सर। मुझे पता है शिवम ने गलती की है, इनफैक्ट बहुत बड़ी गलती की। सर हमारे बच्चों को माफ कर दीजिए, अब वो कोई गलती नहीं करेंगे। आप जो कहेंगे, जितना कहेंगे मैं दूंगा, लेकिन प्लीज उन्हें कोई हार्श पनिशमेंट मत देना। उसके बाप ने ऑफिसर के मुंह में पैसे भर दिए और फिर दोनों बाप बेटे ने मेरे बेटे को फंसाकर जेल भेज दिया। बर्बाद हो गया मैं, मेरा घर बार सब बिक गया। काश मैंने मारा होता उसे, थोड़ा सुकून तो मिलता। पॉसिबल है कि श्रवण के मर्डर में इसका हाथ हो, पर तब भी यह समझ में नहीं आ रहा कि इंदौर का श्रवण जो कभी मुंबई आया तक नहीं, उसको फ्रेम करने का क्या मतलब है? और वो कैब ड्राइवर वो कौन है और कहां है?
हेलो, व्हाट? कैसे? क्या हुआ सर? श्रवण किशोर का मर्डर हो गया है। कदम, ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता कि एक आदमी कैब में बैठता है, कैब ड्राइवर पैसेंजर लेकर बुकिंग कैंसिल करता है और कुछ दिन के बाद उस आदमी का ब्रूटली मर्डर हो जाता है। कैब ड्राइवर मिसिंग है, जिसकी आईडी पे पिछले 2 साल से शरीफों की तरह काम कर रहा था। हम जब उससे इंक्वायरी करते हैं तो उसका भी चाकू मार के मर्डर कर दिया जाता है। वो ना हो अविनाश, उस कैब ड्राइवर और इंदौर के श्रवण के बीच कुछ ना कुछ कनेक्शन तो जरूर है, पर क्या? पापा मेरी बात पापा बात को समझने की कोशिश कीजिए ना। पापा हमें नहीं जाना है वापस इंदौर। हमने पापा वहाँ अकेले नहीं रह सकते। पापा हमारी हालत तो देखिए। तुम कोई पहली औरत नहीं हो जो विधवा हो गई हो और पेट से हो। हम बता दे रहे हैं, हमको अपनी छाती पर कोई बोझ नहीं चाहिए। पापा हम इस हालत में तुम जाओ अंदर, हम बाद में बात करेंगे। हम मानते हमारा बेटा श्रवण कुशल था, लेकिन इतने सालों में तो कुछ ना हुआ। हमें के कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक श्रवण के साथ ये क्या हुआ। झूठी तसल्ली ना दे, अपनी बेटी से पूछ क्या हुआ। दिलीप यार, तूने अपना बेटा खोया है तो उसने भी अपना पति खोया है। हमारी बेटी तेरी बहू है, उसकी पेट में तेरे खानदान का वारिस है। भाड़ में जाए बहू और भाड़ में जाए वारिस। हम तो ये सोच के पछता रहे हैं कि ऐसी मनुष्य लड़की को अपनी बहू बनाया ही क्यों, जो हमारे बेटे को खा गई। श्रवण और अविनाश, ये दोनों कानपुर के रहने वाले हैं? सर सेम शहर और सेम लोकेलिटी। व्हाट? यस सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि श्रवण और अविनाश डबल मर्डर केस के तहत कानपुर से जुड़े हैं और हमारे सवालों के जवाब इसी लोकेलिटी में छिपे हैं? कदम, कानपुर चलने की तैयारी करो। सर। सर, ये अविनाश का घर है और ये श्रवण का। हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा साहब, ये सब कैसे हो गया। पहले अविनाश और अब हमारा बेटा। किसी पे शक है आपको? बता सकते हैं कौन कर सकता है ऐसा? क्या बताएं साहब, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अविनाश के पिता केशव और हम दोनों दोस्त थे। दोनों ने एक एक करके अपने इकलौते औलाद को खो दिया साहब। ये आपके पड़ोस में? मीरा, आप यहाँ? सर, ये हमारा मायका है। उनके जाने के बाद हमारा इंदौर में रहना मुश्किल था, तो हम यहाँ कानपुर चले आए पापा के घर। सर, ये मीरा है, श्रवण की वाइफ। तो मतलब श्रवण, अविनाश और आप तीनों पड़ोसी हैं? पहले मुंबई, फिर इंदौर और अब कानपुर। फिर भी अभी तक हमारे हाथ खाली हैं। इस ट्रायंगल ने सर घुमा दिया मेरा। कुछ तो मेजर है जो हम मिस कर रहे हैं। ये क्रिमिनल हमारी आंखों के सामने गेम खेल रहा है और हम उसे पकड़ नहीं पा रहे। ऐसा मेरे करियर में आज तक नहीं हुआ। सर, एक्चुअली कोई क्लू नहीं मिल पा रहा है। सब क्लियर है। अविनाश और श्रवण दोनों इकलौते बेटे थे। दोनों की फैमिली दुखी है और उन्हें किसी पे शक हो, सर ऐसा भी कोई हिंट नहीं मिल रहा है। मीरा की फैमिली
उसमें कौन कौन है उसका बैकग्राउंड चेक किया? यस सर, मीरा के फादर का नाम भानु है। उनके 3 बच्चे हैं सर, 2 बेटियां और 1 बेटा। सर मीरा पहले इंदौर में रहती थी श्रवण की डेथ से पहले। सर एक बेटा है 15 साल का जो माँ बाप के साथ कानपुर में रहता है। और सर सबसे बड़ी बेटी स्वाति, उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। लोगों का कहना है कि वो बहुत पहले घर छोड़कर भाग गई थी। कदम, जब इससे कुछ मिलने वाला नहीं है तो इतनी लंबी कहानी क्यों सुना रहे मुझे? इससे अच्छा होता कि तुम उस फेक श्रवण कैब ड्राइवर के बारे में पता करो। हो सकता है कि वो किसी तरह इस एंगल से जुड़ा हो। सर मीरा, दी, स्वाति दी, कहाँ थी तुम? तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत थी। मैं हूं ना यहाँ पर अभी तेरे लिए। सब खत्म हो गया। नहीं, सब खत्म हो गया। कुछ खत्म आ गई तुम दोनों फिर से हमारी छाती पर मूंग दलने के लिए। तू तू क्या चाहती है कि तेरा ये रूप देखकर पूरा समाज हम पर हंसे? आपको बस अपनी और इस समाज की पड़ी रहती है। हम और मीरा क्या चाहते हैं, किस हाल में, कभी सोचा है आपने? मेरी इस रूप का भी कारण ना आप ही हो, आपकी वजह से हुआ ही है। खैर, हम यहाँ पर कोई बहस करने नहीं आए, हम अपनी बहन के लिए आए। अच्छा, तो अपनी बहन को लो और निकलो यहाँ से। वो भी करेंगे, निकलेंगे यहाँ से हम। समझ नहीं आ रहा है हम क्या मिस कर रहे हैं, कहां चूक हो रही है हमसे। इन तीनों फैमिलीज में आपस में कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट रहा है, कोई दुश्मनी या कोई झगड़ा जिसके बारे में अभी तक हमें पता ना हो? सर, अविनाश और श्रवण की फैमिली की ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है और क्रिमिनल हिस्ट्री एक्चुअली भानु की भी नहीं है। क्रिमिनल हिस्ट्री भानु की भी नहीं है मतलब 15 साल पहले भानु की पहली बीवी ने पंखे से लटककर सुसाइड कर ली थी, लेकिन उसकी बेटी का कहना था कि उसकी माँ का मर्डर हुआ है। बेटी मतलब मीरा? मीरा का कहना था कि सुसाइड है। नहीं सर, मीरा नहीं, उससे बड़ी वाली स्वाति। इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, लेकिन जब 10 दिनों के बाद उसकी माँ का सुसाइड लेटर सामने आया तो हमें केस बंद करना पड़ा। मैं अपनी जान अपनी मर्जी से ले रही हूँ, मेरी मौत के लिए मेरे अलावा कोई जिम्मेदार नहीं है। इतना फॉर्मल सुसाइड नोट मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। मेरी माँ हम दोनों बहनों की ढाल बना करती थी। मैं अपनी माँ की ढाल बनकर उनको नहीं बचा पाई, पर आज उनका बदला पूरा कर दिया। आज वो बहुत खुश होगी। भानु, तू झेलता कैसे है इस औरत को? तू तो बेटी पैदा करके चौधराइन जैसे ऐसे घूमती है जैसे बेटा जन्म दिया। और हेकड़ी तो देखो, तीसरा बच्चा पैदा करने के लिए भी मना करती है। अरे भाई, एक लड़का हो जाए, बेचारे को वारिस मिल जाए, कोई बुढ़ापे में हाथ पकड़ के चलने वाला हो, सहारा देने वाला हो। पर उसे पीछा छुड़ाऊं कैसे? वो मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली। अगर छुप छुपा के शादी कर भी ली, उसे पता चल जाएगा, मुझे और उसको, हम दोनों को मार डालेगी। अरे तो रास्ते से हटा देना। हमारे पास ऐसे ऐसे तरीके हैं कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। बिल्कुल ठीक कह रहा है दलीप, निपटाओ से। और बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि खुदकुशी की है। पर हमारे अकेले बस की नहीं है। अरे तू चिंता क्यों करता है, हम हैं तेरे साथ में। मैंने पुलिस को बताया था कि मेरी माँ ने सुसाइड नहीं किया है, उनका मर्डर हुआ है,
वहां पर किसी ने मेरा यकीन ही नहीं किया। शायद मैं छोटी थी या लड़की थी। इसीलिए तुमने इतनी लंबी प्लानिंग की, घर छोड़ा, सोसाइटी में फिट होने के लिए सेक्स चेंज किया, लड़की से लड़का बनी और बदले की भावना में एक नहीं ऐसे 2 लोगों का मर्डर किया जो इनोसेंट थे, जिनका तुम्हारी माँ के मर्डर से कोई लेना देना नहीं था। कैसे लेना देना नहीं था? उन दोनों के बाप ने बेटे के बाप होने का गुरूर था उनमें, और उनकी वजह से उन्होंने मेरे बाप को बेटे के लिए उकसाया। इसलिए मैंने सोचा कि उनके एकलौते बेटे, उनके वारिस को मैं खत्म कर दूंगी। ये तुम्हारा सोचना है, पर सच यही है, अविनाश और श्रवण की कोई गलती नहीं थी। गलती थी उनकी कि वही उनका गुरूर थे। अगर उन बुड्ढों को मारती तो वो मुक्त हो जाते, इसलिए ऐसे जगह चोट मारी जहां सबसे ज्यादा लगेगी। अब दोनों बुड्ढों के लिए जिंदगी मौत से बदतर है। और सर, ये आसान नहीं था। मैं लगातार 2 साल से कैब ड्राइवर बन के वहां पर घूमती रही अविनाश के एरिया में कि कभी तो बुकिंग आएगी, और फिर आई। उसके बाद दिलीप चाचा के बेटे श्रवण को इंदौर में टारगेट किया मैंने, और फिर आखिर में अपने बाप को मार के अपनी माँ का बदला पूरा किया। मेरी माँ को इंसाफ देर से मिला जरूर। ये वो देश है जो चांद पर पहुंच चुका है, पर फिर भी यहां एक लड़का और लड़की के बीच का भेद मानो मिटने के लिए तैयार ही नहीं है। अविनाश इसी समाज की देन है जो औरत को प्यार और सम्मान दोनों देता था। दूसरा श्रवण, जिसकी मर्दानगी औरत को नीचा दिखाने में, उसको बेइज्जत करने में और उसके साथ जानवरों की तरह बर्ताव करने में थी। और तीसरी स्वाति, जिसे समाज ने एक औरत और आदमी की पहचान के बीच घुटने को मजबूर कर दिया था। स्वाति, श्रवण और अविनाश के पिता ने उसकी मां के साथ जो किया वो निश्चित ही एक जुर्म था, लेकिन स्वाति ने कानून का सहारा लेने के बजाय बदला लेना सही समझा। मीरा को सब पता था, फिर भी उसने मासूम लोगों की जान लेने से स्वाति को रोका नहीं, और वो भी इस जुर्म में हिस्सेदार बन गई। स्वाति को एक गुनहगार बनाने में न्याय व्यवस्था भी जिम्मेदार थी, जिसने उसकी मां की हत्या को स्वाति के बताने के बाद भी आत्महत्या मान के केस क्लोज कर दिया। क्राइम पेट्रोल की इस स्पेशल सीरीज में हम आपके सामने ऐसे ही और केसेस लेकर आते रहेंगे, जिनमें न सिर्फ कड़वी सच्चाई होगी, बल्कि वो समाज के लिए एक आईना भी होंगे। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।